नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं और वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात होगी राम मंदिर की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी कल भी अयोध्या जाएगी। एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट सौंपनी है। बताया जा रहा है कि एसआईटी राम मंदिर में चढ़ावे की निगरानी के लिए एआई आधारित निगरानी सिस्टम डेवलप करने की सलाह दे सकती है, जिससे आगे किसी भी कीमत पर चढ़ावा चोरी जैसी घटना को ना अंजाम दिया जा सके। साथ ही एसआईटी जांच के बाद चढ़ावा चोरी रोकने और मंदिर को व्यवस्थित संचालन के लिए भी सुझाव देगा। 15 जुलाई को ये सुझाव पेश किए जाने हैं, रिपोर्ट आनी है और ये एसआईटी अपनी जांच को अंतिम रूप देने के लिए अयोध्या सोमवार को दोबारा पहुंच रही है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि जी, अंतरिम रिपोर्ट में 8 चोरों के बारे में एसआईटी ने बात की। अब फाइनल रिपोर्ट में इस चोरी से परे क्या-क्या एसआईटी के दायरे में है और क्या कुछ एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में शामिल हो सकता है? 8 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं पवन, लेकिन जिस तरह से एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई उससे ये साफ है कि ये सिर्फ ये 8 लोग चढ़ावा चोरी में शामिल नहीं थे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चोरी की। और सिर्फ 80 लाख की चोरी नहीं हुई। जो रकम पुलिस के पास है, जो ट्रस्ट ने इन 6 लोगों के पास से जो 8 गिरफ्तार हुए उनमें से 6 के पास से बरामद करके पुलिस को सौंपी थी। तो जो एसआईटी की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी उसमें और कुछ नाम भी आ सकते हैं और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जब आप प्राथमिक रिपोर्ट देखेंगे तो उसके आखिरी पन्ने पे जो आखिरी लाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ सुझाव दिए जाएंगे कि बेहतर वहाँ पे व्यवस्था क्या हो। तो अभी तो वहाँ पे कुछ हुआ है, जैसे पवन, अभी तक वहाँ सिर्फ राम मंदिर परिसर में एक कंट्रोल रूम था। उससे पूरे मंदिर की कंट्रोल रूम की सब जगह की सीसीटीवी फुटेज की निगरानी हो रही थी। लेकिन अब जब ये चढ़ावा चोरी का मामला आया तो एक कंट्रोल रूम अलग से बना दिया गया है जो सिर्फ ये जहाँ पे काउंटिंग हो रही है उस पर निगरानी रखता है। 4 लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। पहले 2 शिफ्ट में काउंटिंग होती थी, अब 1 शिफ्ट में काउंटिंग हो रही है। तो बहुत सारे नियम, ड्रेस कोड का पालन हो रहा है वहाँ पे। तो अब जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि जो एआई कैमरे होते हैं वो काफ़ी हाईटेक होते हैं। आपने देखा कि महाकुंभ में भी उनका इस्तेमाल हुआ। अभी यूपी टेट के जो इम्तिहान हुए यूपी में उसमें वो कैमरे लगाए गए और कई मुन्ना भाई उन्हीं कैमरों के ज़रिए पकड़े गए। तो अगर एआई कैमरे वहाँ पे लगा दिए जाएंगे तो कोई भी जो काउंटिंग कर रहा है, कोई संदिग्ध उसकी गतिविधि दिखेगी या पैसा रखते हुए दिखेगा तो फौरन एआई कैमरे जो है अलार्म दे देते हैं कंट्रोल रूम को, यानी आप अलर्ट हो सकते हैं। तो एआई कैमरों का इस्तेमाल हो ऐसी सिफारिश की जा सकती है, क्योंकि कोशिश तो पवन यही है ना कि जो हो गया, जो चढ़ावा चोरी हो गई, अब आगे इस तरह की चोरी दोबारा ना हो, कोई भी इस तरह का काम ना कर पाए। तो जो ये पूरे उसमें आपने देखा पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात क्या थी कि लापरवाही की बात थी, निगरानी की कमी थी। तो ये निगरानी किस तरह से रखी जाए इस पर बहुत ज़्यादा जोर है और एसआईटी भी इस पर कुछ सिफारिश कर सकती है। ट्रस्ट का भी कहना है कि अब जब पूरा नया सिस्टम बनेगा तो ये भी कोशिश होगी कि जो भी कमियां पहले रह गई थी, जो गलतियां पहले हुई, उनसे सबक लेकर गलतियों से आगे इस तरह सबक लिया जाए। रुचि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद अब ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। कल सीईओ चयन समिति की पहली बैठक हुई जिसमें सीईओ के लिए उम्मीदवारों के आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सीईओ बनने के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। उम्मीदवारों को 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। उम्मीदवार हिंदू धर्म से होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग हिंदू होना चाहिए। सीईओ का कार्यकाल 3 साल का रखा गया है, जो आगे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। सीईओ के लिए प्रशासन और फाइनेंस के साथ साथ आईटी और सुरक्षा की समझ होना जरूरी है। साथ ही चयन समिति ने 15 पॉइंट में सीईओ के कामकाज को भी बताया है। स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन किया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का सीईओ की नियुक्ति पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं,
इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा। तो सीईओ का मतलब यह नहीं होगा कि ट्रस्ट के ऊपर होगा, वो ट्रस्ट के अधीन रहकर काम करेगा और अब सीईओ की तलाश हो रही है। राम मंदिर के बाद बात बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी केस की। चढ़ावा हेरफेरी मामले में बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से गठित 4 सदस्यीय टीम की जांच पूरी हो गई है। जांच टीम ने सोमवार को रिपोर्ट सौंपेगी। मंदिर के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रमोद नौटियाल के 5 दिन में 8 बार सोने चांदी की दान वस्तुओं व चढ़ावे में हेरा फेरी करने की पुष्टि हुई है। वहीं इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ली है और मंदिर समिति से 3 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे हैं। मंदिर के कर्मचारियों से एसआईटी ने पूछताछ भी की है। आज भी एसआईटी की टीम जांच के लिए बद्रीनाथ मंदिर पहुंच चुकी है। और अब बात पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह की, जो राहुल गांधी और आला कमान के लिए नया सिरदर्द बन गई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खुद ही आपस में अंतर्द्वंद नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई दिख रही है। एक गुट पूर्व सीएम चन्नी के साथ है, वहीं दूसरा गुट अध्यक्ष राजा वडिंग के साथ खड़ा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने नाराज नेताओं के साथ बैठक की। भूपेश बघेल ने नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाराजगी ऐसी कि नेता झुकने के लिए तैयार नहीं। बैठक में शामिल कई वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग दोहराई। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का फेस प्रोजेक्ट करने की भी मांग रखी। बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में बागी गुट से 2 घंटे चली मीटिंग के दौरान माहौल गरमाया रहा। 3 सांसदों और 9 विधायकों वाले बागी गुट ने साफ कर दिया कि वो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग की अगुवाई में काम नहीं कर सकते। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ किया कि पंजाब में कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चलेगा। वो कम करना कि पंजाब के कांग्रेस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ठोक के बोलने चाहिए लीडर, सानू कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं जरूर। चन्नी रंधावा गुट ने भूपेश बघेल के साथ हुई मीटिंग में साफ कर दिया है कि 2 ही शर्तों पर विवाद सुलझ सकता है। 2 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया जाए। वो अध्यक्ष पद जो आला कमान ने तय किया है, वो अध्यक्ष पद जो पीछे कांग्रेस को संभालता है। दूसरी मांग है चरणजीत चन्नी को सीएम फेस को सीधे तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। यानी आला कमान के सामने स्पष्ट तौर पर शर्त रख दी गई है और इस शर्त से बागी गुट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जो भी बैठक हुई, शर्त यह भी रखी गई कि कांग्रेस दफ्तर में नहीं होगी, क्योंकि वहां अध्यक्ष राजा वडिंग है और बैठक अलग गुट पर हुई। ये 2 मांगों को लेकर अब पूरा विवाद है। अब यह तय होगा कि आला कमान इन 2 मांगों पर क्या रुख अपनाता है। कंप्रोमाइज उन्होंने नाम लिया, नाम तो नहीं अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कंप्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी स्लीपर सेल पार्टी दे विच कंप्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए। कईयां दे दोष लगते कि वो बीजेपी दे लीडरां नूं मिलते हैं, कईयां दे दोष लगते हैं कि वो उत्तर प्रदेश दे किसी लीडर नूं मिलते हैं, कईयां दे दोष लगते हैं वो झाड़ू दे लीडरां नूं मिलते हैं। बिल्कुल ही इज 100% करेक्ट कि स्लीपर सेल ते कंप्रोमाइज लीडर पंजाब नूं बिल्कुल नहीं चाहिए।
कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि पंजाब कांग्रेस में आखिर कॉम्प्रोमाइज लीडर है कौन? पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, राज्य में अगले साल चुनाव होना है, चन्नी गुट की तल्ख तेवर हैं और आगे क्या होगा इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। वडिंग की अगुवाई में काम नहीं कर सकते, बागी गुट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। हाईकमान नई नियुक्ति वाले फैसले पर तुरंत विचार करे, यह कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर है कि आगे क्या होगा। आगे बघेल ने चन्नी गुट को दरकिनार ना किए जाने का आश्वासन दिया है। आलाकमान कलह पर अंतिम फैसला लेगा, यह कहकर वो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आलाकमान तक बागी गुट की शिकायतों को, ऑब्जेक्शंस को पहुंचा दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर फिलहाल जो प्रभारी पहुंचे वो सबका फीडबैक लेकर वापस दिल्ली लौट रहे हैं। परिवार ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाई कमान ने फैसला किया है उसमें कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कोई कंप्रोमाइज नेता नहीं चलेगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा? पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व पंजाब के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों के मुताबिक ही फैसला लेगा। हमारा मकसद जीतना है और जीत पॉपुलर फेस ही सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये कहना था कि जो आपकी डिमांड्स आपने मेरे पास रखी वो वर्बेटिम वर्ड बाय वर्ड मैं ऊपर ले आऊँगा और उसका कुछ हल होगा तो ऊपर वाले निकाल कर मुझे बता देंगे और मैं आपको कन्वे कर दूंगा। सो मैं समझता हूँ विद इन अ वीक एवरीथिंग, जो भी पंजाब की एक्सपेक्टेशंस हैं, कांग्रेस के वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हीं सेंटिमेंट्स के मुताबिक ही फैसला होगा। पंजाब के बाद अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। वजह बनी दतिया उपचुनाव, जहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट फाइनल माना जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट कट गया तो भारी बवाल हुआ, जगह जगह दंगल शुरू हो गया। लेकिन कल देर शाम इस पर विराम लग गया और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। दतिया में चल रहे बवाल को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। मीटिंग के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब ठीक है, दतिया उपचुनाव जीतना मकसद है, समर्थकों में कोई नाराजगी नहीं है और मैं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होऊंगा। यह बड़ी बात आ रही है। तल्ख तेवर के बाद अब नरोत्तम मिश्रा के तेवर नर्म होते दिखाई दिए हैं सीएम मोहन यादव से मुलाकात के बाद। तो क्या यह माना जाए कि आशुतोष पर बीजेपी समर्थकों का असंतोष खत्म हो गया है? दतिया से नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक पार्टी ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल कर दिया। सड़क हाईवे सब जाम कर दिया, पुलिस पर पथराव हुआ, मानो दतिया जंग का मैदान बन गई। इस बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट तब हुआ जब नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे और सीएम मोहन यादव से मिले। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी वहां मौजूद रहे। आखिर क्या कहा, सुनिए जरा। क्या कुछ जो है बातचीत हुई है आपकी? जो है बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे? आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे फिर? परसों। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। दतिया में 30 जुलाई को वोटिंग होगी। 13 जुलाई को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बीजेपी के लिए राहत की बात है कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने नए तेवर नरम कर लिए हैं। आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन करने का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने टिकट कटने के बाद दतिया में हिंसक प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद उन्हें भोपाल तलब किया गया। सीएम मोहन यादव के साथ बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया।
नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। बुधवार को उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। ऐन मौके पर उनका टिकट कट गया, जिसके बाद उनके समर्थक गुस्से में आ गए। लड़ने की जब बात हुई तो बुधवार को नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया गया था। ऐन मौके पर टिकट कटा, नरोत्तम मिश्रा भड़क उठे और जब उनके समर्थक सड़कों पर आए तो नरोत्तम मिश्रा चुप रहे। वो 12 घंटे की चुप्पी और उस दौरान 6 बार के विधायक नरोत्तम मिश्रा जब चुप थे तो सारा संगठन दतिया का बीजेपी के मुख्यालय में बवाल कर रहा था। 3 बार लगातार जीत चुके हैं, लेकिन पिछली बार एक नजदीकी मुकाबले में 7000 वोट से हारे थे। आशुतोष तिवारी को अब की बार उम्मीदवार बनाया गया है। संघ से आने वाले आशुतोष तिवारी हैं, लेकिन अब बातचीत के बाद नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि सब ठीक हो रहा है और सब बातें ठीक होंगी। हालांकि प्रदेश आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि जो भी इस्तीफे हुए हैं वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी इस बारे में एक बयान आया है। हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा हमारे सम्मानित नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन में ही दतिया का चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। हेमंत खंडेलवाल ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने भावावेश में आकर इस्तीफा दिया है, लेकिन संगठन ने फैसला किया है कि किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। विधायकों को 20 से 30 करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का लालच दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके विधायक ने ही बताया कि ऑफर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी बात शामिल है। दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के आरोपों को बेहद गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बताया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे तौर पर कहा कि या तो उमर अब्दुल्ला सबूत दें या फिर माफी मांगे। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है
कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करे अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। बीजेपी के सख्त रुख के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के दावे को सच बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं। अगर उनके पास आरोपों को लेकर कोई प्रूफ है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखें। उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। और उमर साहब का ये जो बयान आया है, ये बयान जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचने को मजबूर करेगा कि बीजेपी क्या चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए आइन के मुताबिक ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए हैं और जम्मू कश्मीर में जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, ये नॉमिनेटेड नहीं है, ये इलेक्टेड है और लोगों ने चुन के भेजा और अपने आइन में के नीचे चुन के भेजा है। और आज जब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूं, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है। बहुत ही भ्रामक और विवादास्पद बयान दिया है। 20-30 करोड़ में एमएलएस को लेकर सरकार गिराने का जो बयान उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है वो आधारहीन है, बेबुनियाद आरोप लगाया है उन्होंने। उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई सबूत है तो उन्हें जनता के सामने वो सबूत रखने चाहिए। किसी भी प्रकार के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। भारत सरकार, मोदी जी की सरकार ने हमेशा जम्मू कश्मीर की मदद की है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। चंदा चोरी के खिलाफ केजरीवाल सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में केजरीवाल सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ हैं। अब से थोड़ी देर बाद सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे। पीएम मोदी के नाम आम आदमी पार्टी सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अब अरविंद केजरीवाल जमीन पर उतर गए हैं और शुरुआत की है सुंदरकांड पाठ के साथ, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद हैं। और अब चंदा चोरी को लेकर एक पॉलिटिकल मुहिम शुरू करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चंदा चोरों के खिलाफ केजरीवाल कैंपेन करेंगे और सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, यानी अपने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर सुंदरकांड और राम मंदिर चंदा चोरी के बहाने अरविंद केजरीवाल संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यह पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वोटर से रूबरू होते हुए नजर आए हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब पर लगातार फोकस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राम मंदिर का मामला आया, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर वापस दिल्ली में हैं और इस तरह के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। मकसद है बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरना।